हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ये स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस पीजी का एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं आप उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए। शॉर्टकट में पढ़ाई मत करिए, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करिए। 2022, 23 और ये जो 24 का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है इसको पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस बार भी ये जो प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इस बार भी आएंगे कुछ न कुछ, उसमें से घुमा फिरा के ज़रूर से पूछता है, तो इसका प्रिपरेशन आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो मैंने 45 क्वेश्चन तक पढ़ाया था, तो आज हम लोग 46 से स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो देखिए आप लोग मेरे लिए कुछ कर तो नहीं सकते, तो कम से कम मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर से करिएगा वीडियो को। ओके, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 45 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आइए 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मानकीकरण चिन्ह का उद्देश्य विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों और सेवाओं के सामान्य मानकों को स्थापित करने और यह अस्पताल, बीमा आदि पर लागू हो सकता है? कौन सा? ISO, ISI, FPO या फिर इको मार्क? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ISO है फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा। ISO जो मानक की शुरुआत है, ध्यान दीजिए, कभी कभी ये भी दे देता है, ये विभिन्न मानक जो हैं ISO, ISI, FPO, इको मार्क, ये सभी क्या होते हैं, इनका कहाँ प्रयोग किया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको पूरा देख लीजिएगा क्योंकि इससे एक दो प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर से आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ISO मार्क है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 23 फरवरी 1947 को, ठीक। और जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है स्थापना किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 47 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रतिरक्षी आसानी से गर्भनाल को पार कर सकते हैं? IgG, IgA, IgM या फिर IgE? तो यहाँ पे जो है IgG है जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें भी सही हो जाएगा। जो IgG है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी यानी IgG के द्वारा एकमात्र प्लेसेंटा को महत्वपूर्ण रूप से पार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ही जो है आसानी से प्लेसेंटा को पार कर लेता है। ये नवजात शिशु को जीवन के पहले कुछ महीनों में निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या प्रदान करते हैं? बच्चे को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि RH निगेटिव व्यक्ति वे होते हैं, कौन से व्यक्ति होंगे RH निगेटिव? जिनके सीरम में RH प्रतिरक्षी नहीं होते, ये गलत है। जिनके RBC में प्रतिजन की D होते हैं, ये भी नहीं होगा, प्रतिजन D नहीं होते हैं। जिनके RBC झिल्ली में RH प्रतिजन की कमी होती है और उनके सीरम में भी RH प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये सही हो जाएगा। जो RH निगेटिव व्यक्ति वे होते हैं जिनके RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस में झिल्ली में RH प्रतिजन की कमी होती है और उनके सीरम में भी RH प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे डायग्राम के थ्रू पूछा गया है। प्रश्न क्या है? कह रहा है कि रोग संचार मार्गों और उन मार्गों को कैसे बंद किया जा सकता है को दिखाने वाले नीचे दिए गए आरेख का नाम बताइए। ध्यान दीजिए,
ये एक आरेख दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा आरेख है। ये एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है इसको। तो ये है 6F आरेख, एफ आरेख, एफ आरेख है, 6F स्वच्छता आरेख है, रोग संचरण मार्ग आरेख है। तो यहाँ पे देखिए पूरा लिखा गया है। तो ये जो है आपका क्या है, कौन सा आरेख होगा? न्यू होस्ट, फ्लूइड्स, प्लेट्स, फाइल्स, फिंगर्स। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका है 2 हो जाएगा, यानी एफ आरेख है। यहाँ पे जिस आरेख की बात की जा रही है ये एफ आरेख की बात की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द स्कीम ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन वॉज लॉन्च इन विच ईयर? सतत शिक्षा किस योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, जो सतत शिक्षा की योजना थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है 1 आपका सही हो जाएगा। 1995 में, दिसंबर 1995 में ये सतत शिक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। यह एक, देखिए ये कौन सा कार्यक्रम है, राज्य है, केंद्रीय है, या दोनों को मिला के है? तो यह एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम था। ध्यान दीजिएगा, ये एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 76वें संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की का जो मुख्य विषय क्या था? स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, या फिर बाल श्रम पर प्रतिबंध। तो ध्यान दीजिए, जो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 जो था, ये पंचायती राज, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज के इसके विषय में था, इसका मुख्य विषय था। इसके तहत जो है भारत को 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया हुआ गया है। और ये गठन प्रत्येक राज्य में, पंचायत का जो गठन है प्रत्येक राज्य में है। पहला है ग्राम स्तर, फिर मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर किसका गठन किया गया है? पंचायत का। ध्यान रखिएगा, 3 स्तंभ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब इसमें क्या होता है कि छोटे से फिर बड़े, बड़े से फिर उससे बड़े, मतलब जैसा गांव का आकार होता है उस हिसाब से वहाँ पे पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को भी आप पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको, ये कब लागू हुआ, किसने लागू किया, और इसके जो संबंधित व्यक्ति हैं इन लोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे भी 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि माता और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के साथ साथ भत्ते के नुकसान की भरपाई की जा सके? कौन सी योजना होगी? तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता, तो ये डिजिटल साक्षरता तो होगा नहीं, जननी सुरक्षा कार्यक्रम ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत ये किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है इस योजना की 1 जनवरी 2017 को की गई थी, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि इन सभी योजनाओं का, जितने भी ये 4 योजनाएं दी गई हैं, आप एक काम करिएगा, आपको इन चारों योजनाएं जो हैं कब शुरू हुई उनका तारीख भी याद रख लेना है, क्योंकि कोई भी योजना देकर पूछ लेता है कि ये किस सन में शुरू हुआ, या फिर डेट के साथ पूरा कि इस तारीख को इस सन में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन दे सकता है। तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि
यदि दर्शकों की संख्या कम और भौगोलिक रूप से केंद्रित है तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विधि होगी? व्यक्तिगत संपर्क विधि, जनसंपर्क विधि, समूह और जनसंपर्क विधि या फिर समूह संपर्क विधि? ध्यान दीजिए, यदि दर्शकों की संख्या कम है और भौगोलिक रूप से केंद्रित है तो जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो क्या होती है? समूह संपर्क विधि होती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? सारांशात्मक, तर्कसंगत, रचनात्मक, निष्पादन मूल्यांकन। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में जो किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाएगा, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है द्वारा कार्यक्रम डिजाइन में ताकत और कमजोरियों, जो उसकी ताकत होती है और कमजोरियों की पहचान करने तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है रचनात्मक? तो मैंने अभी बताया कि ध्यान रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा कार्यक्रम डिजाइन में ताकत और किन उनकी कमियां क्या है, कमजोरियां क्या है, उसकी पहचान करने के लिए, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसका जो इस चरण को किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रमस्तिष्क वलकुट के दो गोलार्धों के कार्यों की विशेषता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कार्यात्मकता, संरचनात्मकता, पार्श्वीकरण या फिर मनोवैज्ञानिक व्यवस्था? तो जो है इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्या होगा? पार्श्वीकरण। मीन्स मस्तिष्क के पार्श्वीकरण में क्या होता है? चेतना, बुद्धि, स्मृति एवं इच्छा शक्ति के केंद्र और साथ ही साथ व्यक्ति के हंसने और रोने पर इसी का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। मस्तिष्क के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, उससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 56 नंबर कि सिगमंड फ्रॉड में के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अनुक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे 5 अवस्थाएं दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? यहाँ पे व्यक्तावस्था, लिंग प्रधानावस्था, गुदावस्था, जननेन्द्रियावस्था या मुखावस्था। यहाँ पे अब इनको मैचिंग करना है लाइन से। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मुखावस्था आता है, तो ई पे 1 हो जाएगा। तो देखिए ई शुरुआत कहाँ से? 2 प्रश्न और 3 ई से शुरू हो रहा है और तीसरा, तो दूसरा और चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। अब पहले और दूसरे में से क्या सही हो? तीसरे में से तो पहला तो मुखावस्था होता है, फिर क्या हो जाएगा? फिर होता है गुदावस्था। तो सी यानी तीसरे में नहीं आ रहा है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। इस तरह भी आप क्वेश्चन को पहचान कर सकते हैं। तो पहला हुआ मुखावस्था, फिर गुदावस्था सी, फिर बी 3 लिंग प्रधानावस्था हुआ, फिर अव्यक्तावस्था हुआ 4, और फिर लास्ट जो आपका है जननेन्द्रियावस्था डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत बाल विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से तंत्र सिस्टम को परिभाषित करता है? यहाँ पे इसको कौन कौन सा सही उत्तर है इसको हमें सेलेक्ट करना है। क्रोनो सिस्टम, एथनो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या फिर मेसो सिस्टम? तो ध्यान दीजिए, ये क्रोनो सिस्टम भी होता है, एथनो सिस्टम भी होता है और साथ ही साथ एक्सो सिस्टम भी होता है। तो यानी ये तीनों सिस्टम को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई मेविस हेथरिंगटन के अनुसार तलाक के से बाहर निकलने के लिए पुरुषों और महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मार्ग अपनाए जाते हैं? पहला, पराजित तलाक के कारण आने वाली कठिनाई, सक्षम अकेले रहने, अपने जीवन को किसी और के साथ साझा करने के लिए बहुत कम रुचि रखते हैं, पर्याय नहीं यानी समस्याओं को हल करने में असमर्थ, नए दोस्त बनाने में सक्षम नहीं। और तीसरा क्या है? संवर्धक यानी अधिक सक्षम, अच्छी तरह से समायोजित और वापस कर पाने की उल्लेखनीय क्षमता से आत्म परिपूर्ण। क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, डी तो होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि इसमें सकारात्मक है सारे। तो कौन से मार्ग अपनाए जाते हैं? तो ए क्वेश्चन 58 एक मिनट कह रहा था ई मेविस हेथरिंगटन के अनुसार तलाक से बाहर निकलने के लिए पुरुषों और महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मार्ग अपनाए जाते हैं, मतलब पुरुष और महिला दोनों इनमें से कौन से मार्ग को अपनाते हैं? तो पहला क्या है? पराजित। तो पराजित ये तो नहीं होगा। सक्षम, अकेले रहने वाले, तो ये हो जाएगा। फिर पर्याय नहीं, ये भी होगा। और संवर्धक ये भी हो जाएगा। तो ए जिसमें नहीं है, तो ए जिसमें जिसमें है वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, बी, सी और डी जिसमें है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लिस्ट फर्स्ट, फॉर्म ऑफ मैरिज और डिस्क्रिप्शन। लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इसमें करना क्या है? हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो मैच करते हैं, आइए। कह रहा है प्रश्न एक विवाही यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक पुरुष का एक महिला से विवाह करना। बहुपतित्व यानी कि 3 हो जाएगा, एक महिला का कई पुरुषों से विवाह करना। विजातीय, सी का क्या होगा? विजातीय मतलब समूह से बाहर शादी करना, और सजातीय समूह के भीतर विवाह करना। यानी ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 60 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैच करना है। कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आयु वर्ग दिया है, भाषा विकास का पड़ाव किस आयु वर्ग में कौन सा पड़ाव होता है? तो कह रहा है कि 1 से 6 महीने, 1 से 6 महीने में क्या होता है? बच्चा क्या करेगा? तो बच्चा किलकाना और तुतलाना, ये दूसरा सही हो जाएगा। फिर क्या होगा? 8 से 12 महीने में, 8 से 12 महीने में बच्चा क्या करेगा? तो बच्चा जो है पहला बोला गया शब्द, वो जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है मम्मा पापा बोलना, तो बच्चा जो क्या करेगा, जो शब्द से ज़्यादा बोलने के लिए प्रैक्टिस कराया गया रहता है वो सीख कर बोलना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट फिर सी है, 13 महीने में क्या करेगा? तो सी का जो है 4th सही हो जाएगा। शब्दों की समझ, जो बच्चा बोलने लगता है खा ना पा नी मम मम, जो भी उसको आप बोलना सिखाते हैं शब्दों को, वो समझने लगता है। और 18 से 24 महीने में क्या करेगा? शब्दों को समझ और दो शब्दों के उच्चारण का तेजी से विस्तार होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये सही हो जाएगा।
तो आज की वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो चैनल है ई स्टडी केंद्र परिवार से जुड़े रहें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।